अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम अभी इस वक्त रविश कुमार सर की एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं रिएक्शन देता हूँ, उसके बारे में कुछ बताऊंगा और रविश कुमार को अब सुनते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। इजराइल गजा के साथ साथ अब मीडिया पर भी हमला करने वाला है। टाइम्स ऑफ इजराइल में खबर छपी है कि इजराइल की सरकार ने ऐसे नियमों को मंजूरी दे दी है जिसके तहत उन विदेशी चैनलों को बंद किया जा सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बारे में हमने 19 अक्टूबर के वीडियो में बता दिया था कि कैसे इजराइल अल जजीरा को बाहर करने के लिए बेताब है। मंत्री तक इस चैनल के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर अल जजीरा को बाहर निकाला गया तो इजराइल हमास युद्ध के साथ साथ एक और तरह का युद्ध शुरू हो जाएगा। हारिज ने अपने संपादकीय में भी लिखा है कि आपात स्थिति का बहाना बनाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिकों के अधिकार कम किए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। हारिज ने एक और संपादकीय में दोबारा से लिखा है कि यह युद्ध इजराइल के लोकतंत्र का इम्तहान है, मगर लग रहा है इजराइल इस इम्तहान में फेल होने जा रहा है। एक अखबार युद्ध के बीच अपने देश और सरकार को लगातार चेतावनी दे रहा है। इस बीच इजिप्ट की सीमा पर 175 लॉरियां खड़ी हैं। उम्मीद थी कि 20 अक्टूबर को 20 ट्रक जाने की अनुमति मिल जाएगी, मगर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगले 1-2 दिनों में ही ट्रक रवाना हो सकेंगे। इजिप्ट में एक सप्ताह पहले से मदद के सामान पहुंचा दिए गए हैं, मगर गजा तक नहीं पहुंच पा रहा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि गजा में मदद पहुंचाने के जो भी रुकावटें हैं, हम उनका सामना कर रहे हैं। ट्रक तैयार हैं, हम चाहते हैं कि मदद जल्दी पहुंचे। आप जानते हैं कि मदद का तुरंत पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बाद भी 2 दिनों की यह देरी अस्पताल में घायल लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। WHO ने कहा है कि गजा में 2000 ट्रकों की जरूरत है। इजराइल ने 11 अक्टूबर को गजा में पानी की सप्लाई बंद कर दी थी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ट्वीट किया है कि गजा में 6 लाख लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। क्या इतनी बड़ी आबादी को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा सकता है या उन्हें प्यासा रखा जा सकता है? यह सब हो रहा है तो फलस्तीन की जनता के साथ संवेदनाएं जताने का अमेरिका का, भारत का या किसी भी देश का क्या असर है और इसका क्या मतलब रह जाता है? फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने 24 अस्पतालों को खाली करने के लिए कह दिया है। तो इन अस्पतालों में जो डॉक्टर मरीज हैं कहां जाएंगे? क्या एक तरह से उन्हें मरने के लिए नहीं कहा जा रहा? फलस्तीन का ही आंकड़ा है कि 4000 से अधिक फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं और घायलों की संख्या 12000 से ज्यादा हो गई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1600 बच्चे मारे गए हैं। इजराइल को पता है कि गजा में 9 लाख से अधिक बच्चे हैं और लगातार बमबारी से उनकी जान को खतरा है, फिर भी युद्ध विराम के लिए राजी नहीं हो रहा। अस्पतालों में फर्श पर ऑपरेशन हो रहे हैं और सिर का विनेगर से इलाज हो रहा है। मलबे के नीचे कितने लोग दबे होंगे कोई नहीं जानता। 19 अक्टूबर को गजा शहर में दुनिया के तीसरे सबसे पुराने चर्च पर हमला कर दिया गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। उधर इजराइल की तरफ से सूचना है कि उसकी सेना ने लेबनान की सीमा से लगे एक शहर किर्यात शुमोना के हजारों लोगों को शहर खाली करने के लिए कहा है। इसी तरह दक्षिणी गजा से लगे शहर स्तेरोत के लोगों को भी खाली करना पड़ा। इस शहर पर हमास का हमला हुआ था। इसके अलावा इजराइल अरब देशों के दूतावासों को भी खाली कर रहा है। समाचार एजेंसी AFP ने लिखा है कि इजराइल ने अपने नागरिकों को तुर्की से वापस बुलाने के बाद अपने दूतावास के अधिकारियों को भी बुला लिया है। बताया गया है कि विदेशों में इजरायलियों के खिलाफ आतंकी हमले की बढ़ती आशंका को देखते हुए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। खबर यह भी है कि 21 अक्टूबर को काहिरा में एक शांति सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें 8 देश हिस्सा लेंगे। फलस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास भी हिस्सा लेंगे और फलस्तीन का साथ देने वाला दक्षिण अफ्रीका भी है और इजराइल का साथ देने वाला जर्मनी भी। तो क्या इस बैठक से कोई नतीजा निकलेगा? इसी संदर्भ में आज हम अपने वीडियो में अमेरिका, अरब देशों और भारत की कूटनीति राजनीति पर बात करेंगे।
फलस्तीन को लेकर अरब देशों की इस समय पॉलिटिक्स क्या है? इजराइल की लड़ाई को अमेरिका की अपनी लड़ाई बताने वाले जो बाइडेन की पॉलिटिक्स क्या है? क्या अरब देश भी इजराइल की लड़ाई को अमेरिका की लड़ाई मानेंगे या अपनी लाइन को आगे बढ़ाकर इजराइल को एक समझौते के लिए मजबूर कर पाएंगे? इसी साल मई में जॉर्डन, इजिप्ट और सऊदी अरब ने कहा था कि 1967 के पहले की स्थिति बहाल हो, फलस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता मिले और यरूशलेम राजधानी बने। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फिर से यही बात दोहरा रहे हैं। इस वक्त जब दुनिया बाइडेन के दौरे और अमेरिका में राष्ट्र के नाम, उनके संबोधन के असर और कमियों को लेकर चर्चा कर रही है, इजराइल के रक्षा मंत्री ने संसद में कहा है कि यह जो युद्ध है 3 चरणों में चलेगा। पहले चरण में हमास को पूरी तरह खत्म करने के लिए और हवाई हमले किए जाएंगे, साथ में जमीनी कार्रवाई चलती रहेगी। दूसरे चरण में लड़ाई कम होगी मगर जारी रहेगी। तीसरे चरण में हम गजा में एक नया सुरक्षा तंत्र बनाएंगे। वहां की रोजमर्रा की जिंदगी से इजराइल अलग हो जाएगा और इजराइल नागरिकों और गजा के आसपास के लोगों के लिए सुरक्षा की सूरत हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो क्या यह इजराइल का प्रस्ताव है? ऐसा प्रस्ताव या इस तरह की बातें भारत, अमेरिका या अरब देशों ने फलस्तीन को लेकर तो नहीं कही हैं। क्या यह फलस्तीन की मांग का समाधान है? इसे कौन स्वीकार करेगा? क्या अमेरिका करेगा? अरब देश करेंगे? अरब देश केवल अपनी बात कह रहे हैं या वे इस बार फलस्तीन के मुद्दे को किसी अंजाम तक पहुंचने का इरादा रखते हैं या पहुंचा पाएंगे? लग रहा था कि बंधकों को रिहा करने में उनकी कोई भूमिका होगी। 13 दिनों तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला, ना उनकी भूमिका नजर आई। यह जरूर है कि अमेरिका से लेकर भारत तक फलस्तीन की मांग पर भी जोर दे रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, मगर इसमें अरब देशों की कितनी भूमिका है, उनका कितना दबाव है, कहना मुश्किल है। और अब इजराइल के इस नए प्रस्ताव के बाद, गजा को लेकर नए प्रस्ताव के बाद अमेरिका, भारत और अरब देश नए सिरे से क्या करते हैं, देखने की जरूरत है। लेकिन इस जंग से पहले अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध सुधरने लगे थे। इन समझौतों में फलस्तीन को किनारे कर दिया गया। इन सवालों पर हम लौटेंगे और विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। हमने द हिंदू अखबार की पत्रकार सुहासिनी हैदर से इस सवाल को लेकर बात की कि फलस्तीन का सवाल और अरब देशों का आक्रामक अंदाज क्या कोई नतीजा लेकर आने वाला है या एक नए बहाने के साथ पुरानी यथास्थिति बहाल कर दी जाएगी। रवीश, ये मुश्किल सा सवाल है क्योंकि अगर ये देखा जाए कि पिछले कुछ सालों में ना कि सिर्फ भारत जैसे देश या दूसरे देश इजराइल के साथ अपने संबंध बहुत करीब कर रहे हैं, चीन भी है, रूस भी है, पर जो देश पिछले 70 साल से इजराइल के साथ उनके कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे, आपसी संबंध नहीं थे, वो भी इजराइल के साथ अब संबंध जोड़ चुका है। यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है, हालांकि यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया भी बातचीत में था इजराइल के साथ। उनके कुछ ऑफिशियल्स गए हुए थे, इजरायली ऑफिशियल्स सऊदी अरेबिया में थे काफ़ी रिसेंटली। तो जो ये डिप्लोमेटिक टाइज खोलने की बात हो रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि पैलेस्टीन कॉज जो है या पैलेस्टीनियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो भी बुलाते हैं उसको, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था और उसके लिए जो सपोर्ट था वो भी थोड़ा ठंडा पड़ गया था कि इतने सारे देश जिन्होंने पहले कभी नहीं इजराइल के साथ अपने संबंध जोड़े थे, अब वो जोड़ने में था। और भारत के साथ जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी था, यूएई I2U2 में था, सऊदी अरेबिया IMEC में था। तो अगर ये ट्रेंड हमने जो देखा था पिछले सालों से, मुझे लगता है कि इस अटैक के बाद, हमास के अटैक के बाद और उसके बाद जो गोलीबारी हुई है, बमबारी हुई है इजराइल की तरफ से, उसके बाद उस पर थोड़ा सा रोक पड़ गया है। तो मुझे नहीं पता कि अगर पैलेस्टीनियों के लिए कोई ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अगले कुछ हफ्तों में, लेकिन ये हम ज़रूर देखेंगे कि हमदर्दी सब जताएंगे
और जो उनके जो प्लान्स थे इजराइल के साथ आपसी संबंध के लिए, वो शायद अभी ठंडे पड़ जाएंगे। शुरू में लग रहा था कि इस मामले में अरब देशों की अहम भूमिका होने वाली है। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकेन हमास के हमले के बाद कई दिनों तक मध्य पूर्व के देशों का दौरा ही करते रहे, लेकिन ना तो वे किसी को बंधकों की रिहाई में मध्यस्थ बना सके, ना किसी को इसके लिए मना सके कि फिलहाल गजा के लोगों को शरण दीजिए या इजिप्ट मदद पहुंचाने का रास्ता खोल दे। इसकी भी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। गजा के लोग एक बार धोखा खा चुके हैं, इसलिए अरब देशों के लिए इस मामले में राजी होना आसान नहीं था कि उनके यहां गजा के लोग आकर बस जाएं। एक तरह से सबने इजराइल की निंदा की है, क्रिटिसाइज किया है अरब देशों ने, लेकिन कोई नहीं राजी है कि और पैलेस्टीनी अपने देश में आए। इजिप्ट ने आपने देखा होगा कि एक जो बचा एग्जिट था गजा से इजिप्ट की तरफ, रफा पे, उसको बंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब तक इजराइल एड नहीं अलाउ करेगी इस तरफ से, वो जो फॉरेन सिटीजन्स है या ड्यूअल नेशनल सिटीजन्स गजा में फंसे हुए हैं उनको भी बाहर नहीं आने देंगी। तो जैसे सारी अरब देशों ने इस तरह का रवैया अपनाया है कि निंदा करते हैं, OIC में निंदा हुई है, अरब लीग में निंदा हुई है, लेकिन पैलेस्टीनियों को वो अपने यहाँ रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा तो लगता है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी रविश कि इसका भी कोई इतिहास है। 1948 में जो पैलेस्टीनी मानते हैं उसको नकबा बुलाते हैं कि जब ब्रिटिश फोर्सेस और UN के फोर्सेस ने फोर्सिबली इनको अपने घरों से निकाला था, उसके बाद वो कभी अपने घर वापस नहीं जा पाए। और तब से लेके आज तक जितने इजरायली सेटलमेंट्स वहाँ पे बने हैं वो ऐसे ही बने हैं कि पैलेस्टीनियों को पहले वहाँ से हटा दिया, उनके घरों को फिर ध्वस्त कर दिया, और फिर उसी पर सेटलर्स आए हैं। इजरायली सेटलर्स ने अपना घर बनाया है। और पैलेस्टीनी जो आप देख सकते हैं, सारे जो रेफ्यूजीज जॉर्डन में हैं, इजिप्ट में हैं, और भी देशों में हैं, वो कभी वापस घर नहीं जा पाए। तो अरब देशों का ये भी मानना है कि अगर वो इस गजा में अभी एक प्रेशर कुकर के समान तापमान है, प्रेशर कुकर के समान स्थिति है, तो अगर इस प्रेशर कुकर से वो कहें कि पैलेस्टीनियों को आप निकाल दो, जो 2 मिलियन या 20 लाख पैलेस्टीनियन हैं वहाँ पे, फिर इजराइल पे प्रेशर कम होगा। इजराइल फिर गजा को बिल्कुल जो भी चाहता है वो कर सकता है वहाँ पे, क्योंकि अब तक इजराइल ने जब 2006 में अपने फोर्सेस को निकाला था, सेटलर्स को निकाला था एक अग्रीमेंट के तहत, तब से इजराइल ने सोचा है कि गजा में जाना अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी आबादी है कि कहीं से भी खतरा हो सकता है। लेकिन अब अगर ये सब वहाँ से निकल जाएं तो अरबी देश ये भी सोच रहे हैं कि फिर इजराइल फिर से कब्जा कर सकता है या फिर से ऑक्यूपेशन वहाँ लगा सकता है। हालांकि इजराइल ने इसको नकारा है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ यहाँ पे हमास को पकड़ने के लिए और अपने हॉस्टेजेस, अपने बंदियों को वापस लाने के लिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अमेरिका के पब्लिक रेडियो NPR ने लिखा है कि अस्पताल पर हमले के बाद अरब देशों ने मिलने से इनकार कर दिया। बाइडन इतनी दूर गए और 31 घंटे में वापस आ गए। बाइडन जॉर्डन में वहां के राजा, इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सिसी और फलस्तीनी अथॉरिटी के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिलने वाले थे। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि इन देशों और अमेरिका के बीच संबंध खत्म हो गए हैं। जो बाइडन फलस्तीन के सवाल को भी उठा रहे हैं, बार बार कहे जा रहे हैं कि फलस्तीनियों और हमास में बहुत फर्क है, मगर फ्रांस और जर्मनी में फलस्तीनियों के पक्ष में समर्थन करने पर, विरोध प्रदर्शन करने पर रोक है, जुर्माना लगा दिया जाता है। इसके बाद भी फ्रांस में बहुत बड़ी संख्या में फलस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन हुए हैं। कई बार लग रहा है कि मध्य पूर्व में बाइडन अमेरिका का वर्चस्व या अस्तित्व बचाए रखने के लिए अकेले संघर्ष कर रहे हैं या अकेले पड़ते जा रहे हैं। अरब देशों में चीन का निवेश बहुत हो चुका है। उनके संतुलन को साधते साधते बाइडन भी तराजू पर कभी इधर झुकते हैं, कभी उधर झुक जाते हैं। अरब देशों में फलस्तीन को लेकर भावुक राजनीति होती रही है। इस भावुकता का लाभ उठाकर कई दशकों तक अरब देशों ने खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बनाने की कोशिश की, मगर अब यह भ्रम टूटता नजर आ रहा है। साफ दिख रहा है कि फलस्तीन को लेकर आम जनता के बीच जो नाराजगी है
वैसी नाराजगी वहां के हुक्मरानों में नहीं है। वे बयान तो दे रहे हैं मगर बयान से ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे। इस युद्ध से पहले इन सभी देशों ने फलस्तीन के मसले को छोड़ इजराइल से संबंध बनाना शुरू कर दिया। जैसे इनके बीच ये एहसास हो गया था कि फलस्तीन के मुद्दे से जितना मिलना था मिल गया, जितना निवेश उसमें करना था कर लिया, मगर कुछ होने वाला नहीं। इजिप्ट और जॉर्डन ने साफ कर दिया है कि वह गजा के लोगों को अपने यहां शरण नहीं देगा। अभी तक अरब देशों ने हमास को उकसाने और इजराइल को देख लेने के बयान से ज्यादा क्या किया? तो साफ नहीं है कि इस युद्ध के दौरान और बाद में अरब देशों का फलस्तीन से क्या रिश्ता होगा, किस तरह से इजराइल के साथ उनका रिश्ता होने जा रहा है। क्या भारत फलस्तीन को लेकर भी वैसी ही औपचारिकता निभा रहा है? मुश्किल में है जिस तरह की औपचारिकता अरब देश निभा रहे हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने कहा है कि अगर ब्रिटेन की सरकार ऐसी स्कीम तैयार कर दे तो स्कॉटलैंड वहां से आने वाले शरणार्थियों का स्वागत करेगा और अपने अस्पतालों में उनका इलाज करेगा। मुमकिन है यह दुनिया का पहला देश है जिसने इस तरह की घोषणा की है। जैक खौरी ने अपने संपादकीय लेख में लिखा है कि क्या बाइडन इजराइल सरकार की इस पोजीशन को स्वीकार करेंगे कि गजा में हमास की सरकार को नष्ट करना होगा ताकि लड़ाई के अंत में हमास का गजा से सब कुछ मिट जाए। क्या बाइडन युद्ध की दिशा और समय को लेकर ही चिंतित रहेंगे या युद्ध के बाद क्या होगा उसका खाका भी पेश करेंगे? इस सवाल का मतलब मध्य पूर्व के इलाके में कूटनीतिक प्रयासों से है। क्या अमेरिका अरब देशों के साथ मध्यस्थता करेगा, सभी को बातचीत की मेज पर लाएगा? बाइडन को नेतन्याहू से पूछना चाहिए था कि इस युद्ध के बाद क्या होगा, उनके कूटनीतिक लक्ष्य क्या होंगे। हारेस के संपादकीय में लिखा है कि बाइडन को इजराइल का अभिभावक बनना और इजराइल को बच्चा समझना बंद कर देना चाहिए। फलस्तीन को भी शांति चाहिए, उनके बॉर्डर को मान्यता चाहिए। क्या अमेरिका इसके लिए पहल करेगा? क्या बाइडन इजराइल से कह पाएंगे कि आपको दुख तो पहुंचा है, हमला हुआ है, मगर फलस्तीनी भी विलुप्त या समाप्त होने वाले नहीं हैं। गजा को खाली नहीं कराया जा सकता, ना वेस्ट बैंक को। यह भी कहा जा रहा है कि बाइडन ने जिस तरह से इजराइल को समर्थन दिया है, अब इजराइल के हर कदम की जवाबदेही उसकी भी हो सकती है। इजराइल की हर क्रूरता में अमेरिका भी शामिल माना जाएगा। बाइडन ने कहा कि इजराइल की लड़ाई अमेरिका की लड़ाई है, क्योंकि अगर इजराइल हार गया तो मध्य पूर्व में आतंक फिर से सर उठाने लगेगा और यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। राष्ट्र के नाम संबोधन में बाइडन ने कहा कि पुतिन और हमास अलग अलग खतरे दर्शाते हैं, पर इनमें जो समान बात है वो ये कि दोनों ही पड़ोसी लोकतंत्रों को खत्म करना चाहते हैं। तो बाइडन लोकतंत्र बचाने के लिए इजराइल का साथ दे रहे हैं, मगर युद्ध से पहले और अभी भी इजराइल में नेतन्याहू पर आरोप लग रहा है कि वे लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इजराइल की जनता और सेना के लोग भी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे। इस समय जब युद्ध चल रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ नाराजगी किसी तरह से कम नहीं हुई है। वहां के अखबार लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने लोकतंत्र की हर संस्थाओं को कुचल दिया। तब क्या अमेरिका इजराइल में लोकतंत्र की बहाली कराने गया था या बचाने गया था? अमेरिका इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़ा है, मगर इसके पीछे जो कारण बता रहा है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन दिखाई देते हैं। बाइडन ने जरूर अपने बयान से हमास और फलस्तीन के बीच के फर्क को बहुत साफ किया, वरना भारत से लेकर दुनिया के कई देशों और मीडिया चैनलों में दोनों को एक ही बताया जा रहा है। भारत में हमास और फलस्तीनी मांग को एक समझने वाले भी कंफ्यूज हैं। एक अंतर और नोट कीजिए, भारत ने फलस्तीन के समर्थन में दो बार बयान जारी किया, मगर एक बार भी फलस्तीन और हमास में अंतर को साफ नहीं किया, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फलस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास के साथ फोन पर बात की। यह बातचीत बाइडन के फोन पर बात करने के बाद हुई। प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री ने गजा के अल अहली अरब अस्पताल में नागरिकों के मारे जाने पर गहरा शोक व्यक्त किया। भारत और इस क्षेत्र के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में आतंकवाद,
हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने इजराइल फिलिस्तीनी मुद्दे पर भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। यह स्थिति क्या है, यह नहीं बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत फलस्तीनी लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। दोनों नेता संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए। ये सारी बातें वही हैं जो 12 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि भारत हमेशा से ही इसकी वकालत करता रहा है कि सीधी बातचीत के जरिए स्वतंत्र और संप्रभु फलस्तीनी राज्य का गठन होना चाहिए। भारत ने फलस्तीन को लेकर अपनी ऐतिहासिक स्थिति को याद करने में जरा देर कर दी। हमले के पहले दिन इजराइल के प्रति समर्थन जता दिया। उसमें फलस्तीन को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। 12 अक्टूबर को पहली बार फलस्तीन पर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है, वह भी लिखित रूप में नहीं। उससे पहले 8 अक्टूबर को कांग्रेस ने फलस्तीन के सवाल पर अपना समर्थन जता दिया था। तब बीजेपी ने कांग्रेस के इस स्टैंड की आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान तालिबान से कर दी। लेकिन जब भारत के विदेश मंत्रालय का फलस्तीन पर बयान आ गया तो जो कांग्रेस की लाइन पर ही था, तब सब इस मुद्दे को छोड़कर भाग गए। यही नहीं, एक सवाल यह भी है कि भारत विश्वगुरु बनने की चाहत रखता है, शांति का विश्वदूत बनना चाहता है, तो वह आगे बढ़कर पहल करने से क्यों कतराता है? अमेरिका की पहल के बाद क्यों पहल करता है? आखिर 2-3 ट्वीट के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की इस मामले में क्या भूमिका है? क्या सार्वजनिक रूप से आप कुछ भी जानते हैं? उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख लीजिए। जो बाइडेन ने कई बार कहा कि हमास अलग है, फलस्तीनी जनता और उनकी बात अलग है। यहां तक कि इजराइल से लौटते हुए बाइडेन ने जहाज में कहा कि एक ही काम करने आए थे, गजा को मदद पहुंचे, इसके लिए आए थे और वो काम हो गया। बाइडेन ने कहा कि गजा में सहायता पहुंचाना मेरे लिए सबसे जरूरी कामों में से एक था। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोगों को नहीं लगा कि मैं ये करवा पाऊंगा और ज्यादातर लोग नाकामी से नहीं जुड़ना चाहते हैं। बाइडेन ने कहा कि मुझे लगा था कि मुझे बीबी को मनाने में और वक्त लगेगा, मगर वे जल्दी मान गए। बाइडेन ने साफ साफ कहा कि इजराइल के साथ बुरा हुआ है, मगर इजराइल के पास उन लोगों की सहायता करने का मौका है जो कहीं नहीं जा सकते, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। बीबी नेतन्याहू को कहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी नेतन्याहू को अपना दोस्त बताते हैं। उनकी भूमिका इसमें अभी तक नजर नहीं आई। इस मामले में बाइडेन ने एक जोखिम तो उठाया। गार्डियन ने लिखा है कि वेस्ट बैंक में इजराइल के अतिक्रमण और फलस्तीनियों के दमन के कारण बाइडेन नेतन्याहू से नाराज चल रहे थे। यही कारण है कि जब बाइडेन राष्ट्रपति बने तब कई महीनों तक नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आने का न्योता नहीं दिया गया। गार्डियन का यह लेख इसी 17 जुलाई का है। जो बाइडेन की बहुत आलोचना हो रही है कि उन्होंने इजराइल का पक्ष लिया, उसे हथियार दिया और फलस्तीन के लिए जुबानी बयान देकर निकल गए। फिर भी बाइडेन मानते हैं कि गजा के लिए मदद के रास्ते खुलवाने आए थे और सफल रहे। भारत ने कहा कि वह मदद करता रहेगा। इस वक्त भारत किस तरह से मदद करने जा रहा है अभी तक साफ नहीं। जैसे रूस ने कहा कि वह 27 टन मदद भेजेगा, भारत ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। सुहासिनी हैदर का कहना है कि भारत इस वक्त बैलेंसिंग एक्ट करना चाहता है। 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी फलस्तीन गए थे तब भी कहा था उन्होंने कि भारत एक स्वतंत्र फलस्तीनी राज्य के रूप में देखना चाहेगा। फिर भारत ने बयान देने में, समर्थन जताने में या शांति की पहल करने में संकोच क्यों किया, देरी क्यों की? विश्वगुरु या ग्लोबल लीडर बनने की दावेदारी में क्या यह सब जोखिम शामिल नहीं है जो बाइडेन ने जो उठाया? क्यों उनकी पार्टी के लोग और उनके समर्थक, बीजेपी की बात कर रहा हूं, फलस्तीन को हमास के चश्मे से देखने लगे और फलस्तीन के समर्थन को हमास का समर्थन बताने लगे? क्या बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी का यह इतिहास नहीं पता था? क्या केवल यही देखा गया कि इस माहौल में एंटी मुस्लिम हवा बन रही है तो बनने देनी चाहिए? बहुत सारी जगहों से भारत पे ये प्रश्न आ रहा है कि भारत का रुख क्या है, क्या वो इजराइल के साथ है, पैलेस्टीनियन के साथ है। और अगर आप देखें तो पिछले 2 हफ्तों में भारत ने दोनों के साथ
अपनी सहानुभूति जताई है। दोनों इजराइल और पैलेस्टाइन को के लीडर्स को प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पे बातचीत की है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ उन्होंने टेरर अटैक्स पे सहानुभूति जताई। प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो पैलेस्टाइन में हैं उनके साथ जो गज़ा में जो लोग मर रहे हैं और हॉस्पिटल में भी जो लोग मरे हैं उनके बारे में उन्होंने सहानुभूति जताई। तो एक तरफ से भारत एक बैलेंसिंग एक्ट पे लगा हुआ है और अगर एक तरफ प्रधानमंत्री ने कहा है कि टेरर पे वी हैव ज़ीरो टॉलरेंस, तो वहीं MEA ने 2 बार जताया है कि टेरर पे ज़ीरो टॉलरेंस है, टेरर पे हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को हर देश को अपनाना पड़ेगा और हर देश को फॉलो करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिविलियंस की जानें जा रही हैं गज़ा में, उस पे उन्होंने कंसर्न जताया है। तो मुझे लगता है कि भारत अपना बैलेंसिंग एक्ट अभी खोना नहीं चाहता है। पहले भी अगर आप देख लें कि पिछले सालों में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल गए थे, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो इजराइल गए थे। हालांकि 1992 में हमने द्विपक्षीय संबंध को बहाल किया था, एम्बेसी इजराइल की खोली गई थी इंडिया में। लेकिन 1992 से अब तक हमने इतनी तेज़ी से रफ्तार नहीं देखा था उनके संबंधों में। प्रधानमंत्री गए थे 2017 में, लेकिन फिर 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी पैलेस्टाइन गए थे। वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया कि उन्होंने पैलेस्टाइन के लिए कितना किया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो बैलेंस है भारत रखना चाहेगी, क्योंकि भारत का जो ऐतिहासिक स्टैंड जो हो चुका है, आप नॉन अलाइनमेंट का कह लीजिए, आप किसी का भी कह लीजिए, वो है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत बातचीत के पक्ष में होता है, शांति के पक्ष में होता है। यूक्रेन में भी आपने देख लिया। तो हालांकि पॉलिटिकली कुछ लोग कहना चाहेंगे कि भारत सिर्फ इजराइल के साथ है और ऐतिहासिकली लोग कहेंगे कि भारत का रुख पैलेस्टीनियन के साथ ही रहा है। मुझे लगता है कि पिछले 30-40 साल से भारत ने एक बैलेंसिंग एक्ट अपनाया है और वो बैलेंसिंग एक्ट आज भी जारी है। सवाल है कि हम इस संतुलन की राजनीति से क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने लिए क्या हासिल करना चाहते हैं और फलस्तीन के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या यह संतुलनवाद भारत को दुनिया के नक्शे पर कूटनीतिक बढ़त दिलाता है? अरब देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, हमेशा से कई बार नाजुक मोड़ से गुजरते रहे हैं, मगर इन संबंधों में व्यापक स्थिरता देखी जा सकती है, अब भी है। फिर भी भारत इस पूंजी का लाभ उठाकर इस इलाके में शांति की कोशिश क्यों नहीं करता? क्या इस वजह से अब बयान फलस्तीन के लिए देना है और दोस्ती इजराइल से निभानी है? इसी चक्कर में गोल गोल घूमते रहना है। रूस ने भी इस इलाके में दखल बढ़ा दी है। रूस ईरान के समर्थन में आ गया है और कह रहा है कि ईरान पर आरोप लगाना आग में घी का काम करेगा। युद्धपोत और बम वर्षक के आने का स्वागत मत कीजिए। इस लड़ाई से दुनिया को कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगी तो केवल मौत, तबाही और दूसरे हिस्सों में भयंकर गरीबी। यूक्रेन का युद्ध हम सभी के सामने है, उसका नतीजा भी आपके सामने है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जाएगा।